नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपको जेएनसी क्लास जय गुरु नर्सिंग क्लास में। ऐसा आप सबको पता है कि नर्सेट पास आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी लेके आए हैं, ठीक है। मान रहा हूँ एमसीक्यू थोड़ा कम कवरेज होगा, बट आपका थ्योरीज भी मैक्सिमम रहने वाला है। मतलब ये जो आपको जो भी स्लाइड मिलेगा वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू। मतलब हम अगर एक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें से एक एमसीक्यू निकलेगा। देखिए, डायरेक्ट ऑप्शंस लेना मतलब वो पुराना ज़माना गया कि बस एमसीक्यू स्लाइड कर दो और पढ़ाते जाओ, आप ऑप्शंस देख लो। वो सही है, अगर आपको लग रहा है कि वो सही तरीका है तो आप देखो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए, मैं इसीलिए आपको लेके मतलब ये जो क्लास लेके आया हूँ, ठीक है, इसी तरीके से। क्योंकि ताकि आपको और भी ईजी हो जाएगा, प्लस आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू पार्ट भी अगर आप कवर हो जाएगा। ये मतलब मुझे ऐसा लगा। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। तो आज का जो साइकेट्री का जो भी टॉपिक रहेगा, तो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मेंटल रिटार्डेशन। देखिए, आप सबको पता है मेंटल रिटार्डेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम दूसरा नाम से डिनोट करेंगे आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो स्कोरिंग के बात करने से पहले आप देख पा रहे हो स्कोरिंग वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। तो स्कोरिंग का पहले बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी के पार्ट में जाऊँगा, ठीक है। तो थ्योरी में जो देखे आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी क्या बोला, मेंटल डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अगर आपको क्वेश्चंस यहीं से ही अराइज हो रहे हैं, फास्ट क्वेश्चंस, ये आपका हो गया फास्ट क्वेश्चन। क्या अराइज हुआ कि जो आईक्यू टेस्ट फास्ट, पहले जो आईक्यू टेस्ट, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेट, ठीक है। जो फास्ट आईक्यू टेस्ट किसने दिए थे, अल्बर्ट बिनेट 1905। ये रहा आपका फास्ट क्वेश्चन। ये नॉर्सेट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। अगर बिलीव नहीं है, आप नेक्स्ट जो 5 साल का क्वेश्चन उठा के देख लो। नेक्स्ट आपको ये बस मैंने थोड़ा सा ये नॉलेज के लिए अपडेट किया, इसमें से क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम, ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम जो आईक्यू टेस्ट कौन दिए थे, कौन दिए थे, थियोडोर सिमोन 1908 में। बट क्वेश्चंस आपका ये फर्स्ट क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये देखिए, ये जो आईक्यू का फॉर्मूला लिखा है ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गलत लिखा हुआ है। आपका आईक्यू का फॉर्मूला जो मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। बट मैंने क्या बोला, मैं बस ये फॉर्मूला यहीं पर लिखा, तो आप पहले ध्यान देना, अच्छे से सुनना, ठीक है। विलियम स्टर्न ने, अगर आपको पूछे कि आई क्यू इक्वल टू आई क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर सिर्फ मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज दिया होगा, जो आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज कौन दिए थे, इंटू 100 तो बाद का बात है, वो तो बाद में अपडेट हुआ था। विलियम स्टर्न ने दिए थे, कब दिए थे, 1912। आपको ये भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द विलियम स्टर्न आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, इंटू 100 मत कीजिएगा, इंटू 100 बाद में अपडेट हुआ है। विलियम स्टर्न ने कब दिए थे, 1912 में दिए थे, ठीक है। देखिए, मैंने ऑलरेडी बोला क्रोनोलॉजिकल जो है वो आपका डिनोमिनेटर है, और मेंटल एज जो है वो न्यूमिनेटर है, ठीक है। मतलब जो ऊपर में रहेगा ऑलवेज डिवाइडेशन में जो ऊपर में रहेगा वो आपका न्यूमिनेटर होगा, ठीक है। और नीचे का पार्ट आपका ऑलवेज डिनोमिनेटर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम डिनोमिनेटर ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज। अगर हम कुछ भी डिवाइड करें, ठीक है, तो मैक्सिमम क्रोनोलॉजिकल एज कितना रहने वाला है, तो 15। अगर आप मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल एक साल का बच्चे का निकल रहे हो तो एक ही रहेगा। अगर 10 साल का बच्चे का भी निकल रहे हो तो 10 ही रहेगा। अगर 15 साल बच्चों का निकल रहे हो तो 15 साल ही रहेगा। बट अगर वो जो पर्सन है, अगर उसका क्रोनोलॉजिकल एज मोर देन 15 होगा, तो आपको डिवाइडेशन 15 में ही करना है। आप इतना ध्यान रख लो, ये 3 नंबर क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम डिनोमिनेटर ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज कितना है, 15, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया कि आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, वो किसके द्वारा दिया गया था,
वो दिया गया था टर्मन के द्वारा 1916 में। आपको देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन निकल के आ गया कि अकॉर्डिंग टू टर्मन आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी ये कब दिए थे 1960। तो आपका फर्स्ट फार्मूला कौन दिए थे, फर्स्ट आईक्यू टेस्ट कौन दिए थे, अल्बर्ट बिनेट। बट इन्होंने कुछ फॉर्मूला नहीं दिया था, इन्होंने ऑन द क्यूरिकुलम बेसिस में किए थे। जो अल्बर्ट बिनेट है वो क्यूरिकुलम बेसिस में किए थे, ठीक है, मतलब जो क्यूरिकुलम आपका है हाई क्यूरिकुलम एंड लो क्यूरिकुलम, जो उनका नॉलेज का बेसिस के हिसाब से वो डिवाइडेशन किए थे कि इसको कितना मेंटल रिटार्डेशन है। उसके बाद 1912 में अपडेट होकर विलियम स्टर्न ने क्या किया, फॉर्मूला दिया कि आईक्यू को कैसे पता लगाएंगे, मतलब मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ये मेंटल एज आपको पता कैसे लगेगा, व्हाट इज मेंटल एज, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज। सुनिए अच्छे से ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा ऑब्वियसली वो 5th टू 6th स्टैंडर्ड का अगर क्वेश्चंस को मान लीजिए वो ABCD भी बोल नहीं पा रहा है, एक 10 साल का बच्चा वो ABCD भी ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, मतलब अगर उसका मानेंगे कि मेंटल एज, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेंटल एज आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए वो 2 इयर्स की बच्चों के जैसे बिहेव कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, जो आपको पता है कि मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, तो आपका मेंटल एज रहेगा 2 एज, एक 10 साल का बच्चा 2 इयर्स जैसा बिहेव कर रहा है तो उसका मेंटल एज 2 रहेगा, क्रोनोलॉजिकल एज 10 रहेगा, इनटू 100 रहेगा। तो अगर हम डिवाइड करें उसको मल्टीपल, मतलब पूरा सब कुछ काट कूट के भाग करें, तो उसमें आ रहा है आपका जो ये आईक्यू कितना रहेगा 20, आईक्यू कितना रहेगा 20। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा भी अगर एग्जाम्पल लेंगे, मैंने यहाँ पर क्या बोला, आपका हाईएस्ट क्रोनोलॉजिकल एज कितना रहने वाला है। मैंने बोला कि हाईएस्ट क्रोनोलॉजिकल जो है वो आपका 15 रहने वाला है। तो मान लीजिए कोई 30 साल का बच्चा, मैं मेरा बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे एज कितना हुआ 27 नॉट 28, 27, ठीक है। तो अगर आपको 27 एज में मैं बोलूंगा, आप मुझे बोलोगे कि मान लीजिए मैं 10 साल का बच्चों के जैसा बिहेव कर रहा हूँ, एक 10 साल का बच्चा क्या करेगा, खेलेगा कूदेगा, मतलब आलतू फालतू बकेगा, मतलब एक, देखिए आपका एक टीन एज अडल्ट एज में आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो 10 साल के अंदर सेम है, होता है क्या, नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो मान लीजिए मेरा मेंटल एज 10 है, ये जो है मैं अगर 10 साल का जैसा बिहेव किया तो मेरा मेंटल एज 10 ही पकड़ूंगा। बट मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो आपका 15 रहने वाला है, मैक्सिमम 15 रहने वाला है। तो मैं तो हूँ 27 ईयर्स का, बट 27 ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम 15 साल के अंदर ही आईक्यू निकाल सकते हैं, हम 70 साल का इंसान का भी आईक्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्रोनोलॉजिकल एज कितना रहेगा 15 इंटू 100, इंटू कितना रहेगा 100। तो फिर अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपका हो गया 5 से अगर डिनोट करेंगे तो 5 3 15, 5 चौक 20, 100, ठीक है, आपका क्या हो गया 100। अगर फिर हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे आपका कितना रहेगा, मान लीजिए 20, मतलब 6.3, मतलब 6.6 के आसपास रहेगा, 6.6 के आसपास रहेगा। 6 18 2 20 6.6 के आसपास रहेगा, ठीक है, 6.6। तो अगर हम इंटू करेंगे तो आपका हो गया 60.6, मतलब 66। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 के आसपास हुआ। तो आपको आईक्यू कितना है, तो अगर डिवाइडेशन करेंगे, देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा
अगर आपका मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम हो रहा है, आपका मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम हो रहा है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये 5 नंबर क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है, अगर मेंटल एज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज तो आईक्यू कितना रहेगा, 100 रहने वाला है। अगर मेंटल एज इज मोर देन क्रोनोलॉजिकल एज, देखिए मान लीजिए, देखिए ये बोलना क्या चाहता है, मतलब देखिए क्रोनोलॉजिकल एज में अगर एग्जांपल बात करूं, आप हो 5 साल का, लेकिन आप बात करते हो एक बड़ा बड़ा प्रोफेसर जैसे, एक बड़े बिजनेसमैन जैसे, ठीक है, मतलब एक 40 ईयर का जो प्रोफेसर होते हैं उनके जैसा। आपको रिसेंटली एक न्यूज ने सुना होगा, आई थिंक वो 15 ईयर्स का लड़का, वो फिजिक्स का प्रोफेसर उसको मानते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज प्लस आउट मतलब एब्रॉड भी जाके वो आपका जो प्रेजेंटेशन दे के आ रहे हैं, फिजिक्स का नहीं, मैं मैथमेटिक्स का बात कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे हाई आईक्यू, मतलब उसका मेंटल एज तो बहुत ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, उसका मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिसेंट आपने केस सुना होगा, केस नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन आया होगा, न्यूज में देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो देखिए, मेंटल एज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब आपका क्रोनोलॉजिकल एज तो 10, सपोज मान लीजिए आप 10 साल के हो, आपका मेंटल एज भी 10 साल जैसी ही होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मेंटल एज 40 साल जैसी होनी चाहिए। अगर आपका 40 साल होगा तो आपका हाई आईक्यू में जाओगे, मतलब मेंटल एज इज मोर देन क्रोनोलॉजिकल एज। बट अगर 10 साल का हो गए, 10 साल का नहीं हो, ठीक है, 10 साल के नहीं हो, आप बिहेव कैसी कर रहे हो 3 साल 4 साल के बच्चों के जैसे, तो आपका आईक्यू लो में जाएगा, ठीक है, आपका आईक्यू लो में जाएगा। अगर आपका 10 साल का हो और 10 साल के जैसे बिहेव कर रहे हो, दैट मीन्स आपका आईक्यू मतलब इक्वल है, लाइक 100 है। मतलब अगर देखें नॉर्मल आईक्यू तो 100 होना चाहिए, बट 100 किसी के पास होता नहीं है एक्चुअली में। जो नॉर्मल आईक्यू होता है, आईक्यू एक्चुअली अप टू 70 तक जाता है, 100 होता है उन केस में होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ये जो न्यूज का बात किया, ठीक है। तो अगर लेस देन 70 होगा तो उसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। अगर आपका आईक्यू, जैसे मैं अभी मेरा बात बोल रहा था, मेरा आईक्यू कितना निकला, 66, दैट मीन्स मैं मेंटल रिटायर्ड हूँ, मैं मेंटली रिटायर्ड हूँ, ठीक है। अगर मैं मेंटली रिटायर्ड हूँ, कौन सी टाइप के मेंटल रिटायर्ड हूँ, उसका भी मैंने जो बोला था, स्कोरिंग होती है प्लस आपका टाइप्स होती है। टाइप्स में आपका नया नाम है, पुराना नाम है, पुराना में क्या था, नया में क्या अपडेट हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, मैंने ऑलरेडी स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, स्कोरिंग का जैसे मैंने बात किया, ठीक है। देखिए ये मेंटल एज का स्कोरिंग है, जो स्कोर निकला है ये आपका आईक्यू का स्कोरिंग है, ये आपका आईक्यू का स्कोरिंग है। ये जो एम एफ और आपका मेंटल एज है, ये आपका मेंटल एज है, ठीक है। मतलब आप स्कोरिंग के हिसाब से, मान लीजिए आपका स्कोरिंग इतना हुआ, तो एक एक्सपेक्टेड आप कैसे मेंटल, मतलब ऐसा मेंटल एज, मतलब आप कौन सी मेंटल एज जैसा आप बिहेव करोगे। ऐसा नहीं है कि इसमें ये मेंटल एज दिखाई देगा, दिखाई तो देगा, बट आप ऐसे ही एक्सपेक्टेड प्लस माइनस में जा सकते हो, ठीक है। उनमें से कैटेगरी क्या आएगा, पुराना नाम क्या था, अभी मतलब उनका पुराना नाम क्या था, प्लस उनका जो लाइफ, उनका जो, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान या पर्सन या पैसन मेंटली रिटायर्ड हो रहा है, ऑब्वियसली ये किसी के ऊपर ना, या तो लाइक आपको लगेगा ना कि मतलब अभी अगर मान लीजिए आप मेंटली रिटायर्ड हो गए, तो आपको लगेगा, आपका पापा सोचेंगे अरे यार क्या हो गया, क्या बच्चा, मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बट उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको पालेंगे पोसेंगे खिलाएंगे ये करेंगे, तो मतलब आप आपको कैसा रखेंगे, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर मैं बोलने जाऊं कि आपका जो लाइफ, आपका मेंटल लिटरेशन का स्कोरिंग के हिसाब से, मेंटल एज के हिसाब से आपका लाइफ क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखो, अगर आपका आईक्यू 0 to 19 हुआ, आप प्रोफाउंड कैटेगरी में जाओगे। प्रोफाउंड का ओल्ड नेम, जो पुराना नाम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जो बिहेव करोगे वो 3 ईयर, 3 3 साल के बच्चों के जैसे बिहेव करोगे, ठीक है। जो आपका लाइफ रहेगा वो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब आप फुल्ली डिपेंडेंट रहोगे,
लाइक आपको आपका पापा को आपको नहाना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ड्रेस, इवन इफ आप एक ड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते, इवन इफ आप एक ड्रेस भी, कपड़ा जो है कपड़ा चेंज नहीं कर सकते, कपड़ा आप पहन नहीं पाओगे, आप इतना मेंटली रिटायर्ड रहोगे। ये बोलना ये चाहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्कोरिंग 25 to 35 रहा, आप सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, देखिए ये जो प्रोफाउंड है ना, ये सीवियर के भी नीचे में है। ये जो प्रोफाउंड है सीवियर के भी नीचे में है, ठीक है। ये सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में जाएगा। जो उसका ओल्ड नेम है इडियट, आपने सुना होगा, हम बोल देते हैं ना ऐसे कि इडियट, मतलब हम उसको अगर हम इडियट बोल रहे हैं, जो मेडिकल पढ़ाई कर रहा है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को पता है, मतलब हम उसको ये बोलना चाहते हैं भाई तो टोटली सीवियर मेंटली रिटायर्ड है, मेंटली रिटायर्ड पर्सन है। मतलब बट वो पर्सन नॉर्मल घूम रहा है, ये आप सबको पता है। जैसे हमारे मुंह में इडियट है क्या, इडियट, तो आप कभी किसी को इडियट मत बोलिएगा, मतलब उसका मेंटली एक इफेक्ट होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको भी, उनके लिए भी एक क्लास है, ठीक है। एक एग्जांपल कि किसी को कुछ बोलने से पहले अपना जबान पे थोड़ा ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो उसका जो मेंटल एज रहने वाला है वो 3 to 6 ईयर की रहने वाली है। और जो लाइफ है वो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट, मतलब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी था, यहाँ पे डिपेंडेंट रहेंगे। डिपेंडेंट मतलब कंप्लीटली, मतलब आप कुछ कुछ चीज हो जो खुद कर सकते हो, मतलब मान लीजिए आप ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, बट खाना पीना घूमना वो आपका घर वाला को करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट जो स्कोरिंग है 35 to 49, जो आपका क्या कैटेगरी में आएगा, देखिए कैटेगरी में तो आपका माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में मैंने ऑलरेडी सीवियर का बात कर दिया, सीवियर में 20 to 35, ओल्ड नेम इडियट, ठीक है, इडियट। जो आपका 35 to 49 जो कैटेगरी है वो मॉडरेट एमआर में आएगा, जिसको हम बोलते हैं इम्बेसिबल, जिसको हम बोलते हैं इम्बेसिबल। जो उसका जो लाइफ एक्सपेक्ट, मतलब लाइफ कैसे रहेगा, ट्रेनेबल, हम उसको बस ट्रेनिंग दे सकते हैं, मतलब ट्रेन करवा सकते हैं कि आपको सुबह उठ के ब्रश करवाना है, ब्रश करने के बाद आपको नहाना है, मतलब वो नहा सकता है, ठीक है। नहा के आपको कपड़ा चेंज करना है, मतलब ऐसे ट्रेन करके रखेंगे ताकि वो एटलीस्ट आपका जो डेली, जो आपका जो डेली एक्टिविटीज है वो उसको कंप्लीट कर पाए, जो डेली एक्टिविटीज है वो उसको कंप्लीट कर पाए। जो मेंटल एज आपको दिखाई देगा 6 to 9 ईयर का दिखाई देगा, 9 ईयर का दिखाई देगा मीन्स वो 6 से 9 साल बच्चों जैसे बिहेव करेगा। मॉडरेट एमआर में 6 से 9 साल जैसा बच्चों बिहेव करेगा, सीवियर एमआर में 3 से 6 साल जैसा बच्चों का बिहेव करेगा, प्रोफाउंड में 3 साल बच्चों के जैसे बिहेव करेगा, चाहे उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज चाहे जितना भी हो, ठीक है। बट मोर देन 3 होनी चाहिए, जो आपका क्रोनोलॉजिकल एज वो मोर देन 3 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कोरिंग है 50 to 69, वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आएगा। मैंने क्या बोला, 70 तक एक्सेप्टेबल एक नॉर्मल पर्सन में, बट लेस देन 70 इज कंसिडर्ड एज मेंटल रिटार्डेशन। तो उसको हम डिविडेशन किए हैं, एक कैटेगरी दिए हैं कि कौन सा कैटेगरी है, कौन से मेंटल एज के आएंगे। तो जो माइंड मेंटल रिटार्डेशन, जो मोरन, ठीक है। ये जो मोरन है ना, एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड में मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। देखिएगा आप बड़े बड़े सिटीज में जाएंगे, जो लोग इंग्लिश में बात, यू मोरन पीपुल, यू पीपुल मोरन, ऐसा बोलते हैं ना, तो सुना होगा मूवी वगैरह में, यू मोरन, ठीक है। मतलब वो आपको इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि भाई तू मेंटली रिटायर्ड है बट माइल्डली है, ठीक है। वो इनडायरेक्टली आपको ये इंडिकेट कर रहा है, बुरा मत लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसका जो मेंटल एज रहने वाला है वो 9 से 12 साल का रहने वाला है। जो मेंटल एज जो आपका बिहेव होगा 9 से 12 साल के बच्चों के जैसी होगा। इसका जो लाइफ होगा ये वो एजुकेबल रहेगा, एजुकेबल इन द सेंस, हो सकता है हम उसको उतना हायर लेवल तक, मतलब हायर स्टडीज या डिग्री तक नहीं करवा सकते, बट एटलीस्ट एजुकेबल, एजुकेबल इन द सेंस। देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट, उसको ऐसे पता नहीं चलेगा कि पानी गर्म है या हाथ लगाना है या नहीं लगाना है, बट उसको ये पता होगा कि नहीं पानी गर्म है, गर्म पानी में हाथ नहीं डुबोना है, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा ठंडा होने के बाद लेना है, ठीक है। या तो ये मान लीजिए ये फ्लेम है, फ्लेम में ये फ्लेम चल रहा है, वहां पर नहीं जाना है, एटलीस्ट आप एजुकेबल कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि एजुकेबल इन द सेंस
आप पूरा लाइक ऐसे हायर स्टडीज डिग्री वगैरह वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट ये माइल्ड एजुकेबल है, ठीक है। ये रहा आपका टोटल जो टेबल, ये रहा टोटल टेबल। मैंने ये समझाने के लिए किया, देखो आप एक कोशिश करना, ये टेबल एक स्क्रीनशॉट लगा लो, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाएगा इसमें, ताकि आपको इजी हो जाएगा कि आपको इतना थ्योरी इतना लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने ये क्लास लेके आया था। देखो, अगर आपको ये जो जो फंडा, ये स्टडी का जो प्लान अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चलेगा कि हाँ, हम जो लेके आ रहे हैं, ये आपके लिए इफ़ेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपके लिए इफ़ेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर ये टेबल को आप देख लिए, अगर ये टेबल को आप स्क्रीनशॉट लगा लो या तो फ़ोटो खींच लो, ताकि आपको देखो ईज़ी हो जाएगा। आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, ठीक है? होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है? मेरा वॉइस थोड़ा इसीलिए स्लो चल रहा है क्योंकि थोड़ा तबीयत का लाइक थोड़ा-सा खराब है इसलिए। देखो, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन हेरिटेबल एमर, मतलब आपको बोल रहा है कि जो मेंटल रिटार्डेशन का मोस्ट कॉमन हेरिटेबल कॉज क्या है। अगर आपको ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी क्वेश्चंस आया है, ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस आया है। जो मोस्ट हेरिटेबल कॉज क्या है मेंटल रिटार्डेशन का, डाउन सिंड्रोम। अगर ओवरऑल कॉज पूछे कि क्या है मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज, अगर ओनली भी कॉज पूछे तो आपको बर्थ एस्फिक्सिया करना है। आपको पता है बर्थ एस्फिक्सिया क्या है, ठीक है? लाइक मान लीजिए ड्यूरिंग आपका डिलीवरी का टाइम में, अगर आपका बेबी को मतलब लाइक जो आपको पता है एस्फिक्सिया क्या होता है, ठीक है? लाइक जो O2 डिलीवरी उतना अच्छे से खासा नहीं होता है, लाइक आपका जो जिसके वजह से एस्फिक्सिया देखने को लिए मिलता है, मतलब आपका लो डिलीवरी ऑफ O2 सिस्टम होती है, ठीक है? जिसके वजह से बर्थ एस्फिक्सिया दिखता है, जिसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन हेरिटेबल एमआर है डाउन सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज है बर्थ एस्फिक्सिया। अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन में देखिए ये जितना भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने हर बार बोल रहा हूँ, इसको आप 5 स्टार लगा लो, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जितना भी आपका एग्जाम होने वाला है, एटलीस्ट आपको यहाँ से ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्री हो, मेंस हो, ESI, SGPJ, DSSB, कुछ भी हो। साइकोथेरेपी आप क्या दोगे? कंटिंजेंसी साइकोथेरेपी, ठीक है? तो कंटिंजेंसी साइकोथेरेपी क्या होती है, मतलब जो एजुकेबल कर रहे हो, ट्रेनेबल कर रहे हो, ये होती है जो साइकोथेरेपी, मतलब कंटिंजेंसी साइकोथेरेपी, ठीक है? मतलब आपको कंटिंजेंसी साइकोथेरेपी क्या है? सपोज मान लीजिए आप किसी बच्चे को बोले कि अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर दोगे, आप बोलोगे आप ये A to Z आपको लिखना है, अगर आपने लिख लिया, मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगा, मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? रिवॉर्ड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है? रिवॉर्ड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर आप कुछ गुस्सा नहीं करोगे, उल्टा पल्टा कुछ काम नहीं करोगे, तो मैं कल आपको ये खिलाऊंगा, इधर घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। ये होती है कंटिंजेंसी साइकोथेरेपी। तो कंटिंजेंसी साइकोथेरेपी क्या आपको मिलेगा? रिवॉर्ड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। या तो आपको ऐसे पूछता है कि साइकोथेरेपी क्या साइकोथेरेपी दोगे, ठीक है? आपको कोई ऑप्शंस में सपोज कंटिंजेंसी साइकोथेरेपी ना देके आपको ये लिख देगा कि रिवॉर्ड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर थेरेपी। तो आपको ऑप्शंस ये करना है कि रिवॉर्ड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है? होप आपको मेंटल रिटार्डेशन में कुछ डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है? अगर फिर भी कुछ डाउट है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चंस या स्लाइड देखिए। मैंने आपको बोला व्हाट इज द मैक्सिमम डिनोमिनेटर ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज, ऑलरेडी मैंने बोल दिया 15 होगा। हु गिवन फर्स्ट IQ टेस्ट, मैंने क्या बोला? अल्बर्ट बिनेट। देखिए, क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। मैंने थ्योरी पहले इसीलिए लेके आया था ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चंस कैसे आता है। मैं अगर पहले क्वेश्चंस लेके आ जाता, आप बोलोगे हाँ क्वेश्चंस आया है, थोड़ा याद रख लेते हैं, आपने क्या क्या लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? तो हाँ, लिखना अच्छी बात है, आपने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? तो क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछा जाएगा, मैं पहले थ्योरी कवर अप कर लिया। नेक्स्ट
देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, ये आपका हो गया स्पेसिफिक लर्निंग डिजॉर्डर। ठीक है, क्या है आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिजॉर्डर? देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट तो बात करेंगे लर्निंग डिजॉर्डर। लर्निंग डिजॉर्डर में क्या है, मतलब आपका पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम होगा, आपका पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम होगा। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक, चाहे आपका रीडिंग में हो या आपका राइटिंग में हो। ठीक है, आपका रीडिंग में हो या राइटिंग में हो, ये दो चीज में आपका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर बस टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है, इसके रिलेटेड जो आपका टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है, सॉरी, इसके जो रिलेटेड सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है कि ये टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आया, आप पढ़ोगे ऐसे, लिखोगे भी ऐसे, मतलब अगर आपने इसको उल्टा लिखा, ये आप क्या लिखा है, जी आई, मतलब GIFT गिफ्ट, आप कैसे पढ़ोगे, GIFT गिफ्ट पढ़ोगे, बट आप लिखोगे कैसे, TFIG, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे भी लिखोगे, ठीक है, हो सकता है आप ऐसे भी लिखोगे, आप ऐसे, लेकिन मैंने बोला राइटिंग, ये राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो देखिए ये राइटिंग, तो मैंने अब क्या बोला, ये आपका राइटिंग में भी प्रॉब्लम है प्लस रीडिंग में भी प्रॉब्लम है। आप पढ़ोगे कैसे, ऐसे पढ़ोगे, आपको दिखाई ऐसे देगा। अगर आप राइटिंग ऐसे कर रहे हो, अगर आप राइटिंग ऐसे कर रहे हो, दैट मीन्स वो आपका हो गया डिसग्राफिया, ये किया जाएगा डिसग्राफिया, नॉट डिसलेक्सिया। अगर आप उसको रीडिंग कर रहे हो, डिसलेक्सिया, मतलब आपको डिफिकल्टी, अगर आपको रीडिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, अगर आपको रीडिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है, उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया। ठीक है, अगर आपको राइटिंग में कुछ डिफिकल्टी हो रहा है, अगर आपको राइटिंग में कुछ डिफिकल्टी हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसग्राफिया। देखिए ग्राफिया, अब लिखिए लेक्सिया, अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, डिसलेक्सिया, एल, एल पर आपका क्या आएगा, लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को क्या करते हो, प्रोनाउंस करते हो, लैंग्वेज मतलब भाषा जो होती है आप उसको बोलते हो, लैंग्वेज को आप बोलते हो, मतलब आपको रीडिंग करोगे। आप बोलोगे कब, जब आप रीडिंग करोगे, अब जब मुंह से बोलोगे तो एल फॉर क्या होगा, डिफिकल्टी इन रीडिंग। ठीक है, जी फॉर क्या होगा, आप राइटिंग करोगे, ग्राफिया, मतलब आप जब राइटिंग कर रहे हो, सपोज मान लीजिए मैं एक स्टाइल की मैं लिख रहा हूँ, ये ऐप लिख रहा हूँ, ये एक होता है ना ग्राफिया, मतलब एक लिखने का स्टाइल होती है, तो आप उसको उल्टा लिख रहे हो। मतलब मान लीजिए अब 12 को पढ़ोगे 21, आप क्या करोगे, 12 को 21 पढ़ोगे या 21 को 12 पढ़ोगे, ऐसा टाइप का होती है, मतलब उसके रिलेटेड होती है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिसलेक्सिया क्या होती है, डिफिकल्टी इन रीडिंग। ठीक है, ये होती है आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिजॉर्डर। उसके रिलेटेड कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप सबको पता है। देखिए इकोलालिया, इकोप्रैक्सिया, कर्पोलालिया, कर्पोप्रैक्सिया, मैंने अभी आपको क्या बोला, एल आपको डिनोट किया ना एक याद रखने का, मैंने आपको एक एल बोला कि जैसे मान लीजिए डिसलेक्सिया, मैंने क्या बोला कि डिसलेक्सिया, एल फॉर आपको लैंग्वेज, सेम एज आपको ऐसे याद रखना है, बहुत लोगों में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कि व्हाट इज इकोलालिया, इकोलालिया मतलब, देखिए इको मतलब इमिटेशन, मतलब आप चोरी करोगे। सपोज मान लीजिए मैं अभी बोलूंगा ये तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे रिपीट वही करोगे, आप मुझे आंसर ना देके आप मुझे क्या बोलोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, आप मुझे रिपीट किया, सडनली इमिटेशन किया। मैं अभी हाथ उठाऊंगा, आप भी हाथ उठाओगे, मैं बोलूंगा हूँ, तुम भी बोलोगे हूँ, तो एल फॉर लैंग्वेज। तो अभी ऐसा क्या होगा, लाइक इकोलालिया मतलब इमिटेशन ऑफ लैंग्वेज, इमिटेशन ऑफ लैंग्वेज, या तो आप बोलोगे क्या, वर्ड, इमिटेशन ऑफ लैंग्वेज या वर्ड। इकोप्रैक्सिया, देखिए पी, पी फॉर फिजिकल, आप ऐसे ही याद रखो, पी फॉर फिजिकल, एल फॉर लैंग्वेज। पी फॉर फिजिकल, फिजिकल लाइक मूवमेंट, फिजिकली आप क्या करते हो, एक्ट करते हो, मैं हाथ उठाता हूँ, हाथ नीचे गिराता हूँ, मैं आंख ब्लिंकिंग करता हूँ, आई ब्लिंकिंग कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा आपका, सेम इमिटेशन ऑफ, इमिटेशन ऑफ एक्शन,
इमिटेशन ऑफ एक्शन और बिहेवियर, ठीक है, इमिटेशन ऑफ एक्शन और बिहेवियर। सेम एज कॉर्पोलालिया, देखिए यहाँ पर भी एएलपी सेम एज आपका लैंग्वेज ही जाएगा। कॉर्पो मीन्स एक खराब शब्द बोल रहा है, कॉर्पो मीन्स आपका खराब शब्द बोल रहा है। लाइक देखिए, आपने कुछ ऑफेंस वर्ड यूज होगा, सपोज आप किसी को गाली दे रहे हो, आपने कुछ स्लैंग्स यूज करके गाली दिया, क्या क्या गाली दिया, तो क्या होती है, सपोज मान लीजिए आप किसी को गाली दे रहे हो, ठीक है, मतलब ऑफेंस, कॉर्पो मीन्स मान लीजिए ऑफेंस होती है, ठीक है। कॉर्पोलालिया मीन्स आपका जो ऑप्शंस ऑफ वर्ड, ऑप्शंस बोला नॉट ऑप्शंस बोला, ऑप्शंस ऑफ वर्ड, लाइक आप एक स्लैंग्स बोलोगे किसी को खराब वर्ड में गाली दे रहे हो, ये साला कुत्ता ऐसा टाइप का, मतलब और भी बहुत कुछ है आपको पता होगा, बट ये हम यहाँ पर बोलना नहीं चाहते हैं। कर्पोप्रैक्सिया मीन्स ऐसे ही सेम, पी फॉर फिजिकल, मतलब ऑप्शंस ऑफ गेस्चर, आपको क्या होगा, ऑप्शंस ऑफ गेस्चर, मतलब आप मान लीजिए आप पब्लिकली आप क्या करोगे, पब्लिकली आप शर्ट पैंट खोल के नेकेड होके घूमोगे, ठीक है, या तो आपका क्या करोगे, फीमेल जो है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली टच कर रहे हो, आप नेकेड होके घूमोगे, ठीक है, या तो आप जो पब्लिक में आप मास्टरबेट करोगे, पब्लिक में आप मास्टरबेट करोगे, ठीक है। यूरिन तो अलग बात है, मतलब लाइक जो ऑप्शन, जो चीज हम कभी सोच नहीं सकते या हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, आप वो सब चीज करोगे, आप वो सिर्फ चीज करोगे, आप रोड में सेक्स करोगे, ठीक है, आप रोड में सेक्स करोगे, ऐसा टाइप का होती है, ठीक है। ये होती है कर्पोप्रैक्सिया। कर्पोलालिया ऑप्शन वर्ड अगर आप स्लैंग्स यूज किए। इकोलालिया इकोप्रैक्सिया मतलब इमिटेशन ऑफ लैंग्वेज और वर्ड। इकोप्रैक्सिया मतलब आप एक्शन और बिहेवियर, मैं जो कर रहा हूँ आप उसको इमिटेट करोगे, वो होती है इकोप्रैक्सिया, ठीक है। तो इकोलालिया हो गया, इकोप्रैक्सिया हो गया। नेक्स्ट देखिए टिक्स डिजॉर्डर, नेक्स्ट हम बात करेंगे टिक्स डिजॉर्डर। तो पहले तो ये पता लगाएंगे, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा व्हाट इज टिक्स, व्हाट इज टिक्स। देखो टिक्स क्या होती है आपका, मतलब टिक्स जो होती है, ये जो टिक्स आती है, सपोज मान लीजिए आपने देखा होगा कोई कोई लिप्स मेकिंग कर रहे होंगे, या तो बार बार टोंग प्रोट्रूड कर रहे होंगे, जीभ बाहर निकाल के आपका जो लिप्स को वेट करते हैं, ये एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो या तो आप नेक मूवमेंट करोगे, या तो ऐसे गर्दन जो हिलाते हैं ना, लाइक साइड करते हैं थोड़ा सा, लाइक आपने देखा होगा मूवी वगैरह में ऐसे गर्दन हिलाते हैं बार 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 बार, वो होती है टिक्स। मतलब एक मान लीजिए अभी आई ब्लिंकिंग, एक एग्जांपल मैं बोला आई ब्लिंकिंग, ठीक है, या तो लिप्स मेकिंग, क्या होती है, या तो लिप्स मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है आपको, शोल्डर ग्रीडिंग, शोल्डर को बार बार आप उठाओगे, मतलब बिना रीजन के आप जो करोगे बिना रीजन का। तो ये जो टिक्स होती है वो क्या होती है, मतलब टिक्स जो होती है आपका एक आपका रैपिड रिपीटेड मूवमेंट, जो आप रैपिडली एंड रिपीटेडली मूवमेंट करोगे, ये लैंग्वेज का नहीं होती है, ये फिजिकली होती है, ये आपका रैपिड रिपीटेड मूवमेंट होती है, ठीक है। मतलब आपका मोटर प्लस वोकल, ठीक है। वोकल मतलब आपका जो, आपको पता है कि आपका ये दो चीज में दिखाई देती है, एक होती है मोटर, मोटर पे मतलब आप हाथ उठा रहे हो, जैसे मोला सिंपल कॉम्प्लेक्स जंपिंग करोगे, कुछ है नहीं, बस आप जंप कर रहे हो। प्लस वोकल मतलब आप कुछ साउंड क्रिएट कर रहे हो, टीथ ग्रीडिंग कर रहे हो, ये सब मतलब एक जो होती है आप मतलब साउंड क्रिएट करोगे आप ऐसे ऐसे टाइप करोगे, ये वोकल ही होती है प्लस मोटर होती है, ठीक है। बट अगर वो टिक्स जो बोलते हैं, अगर आपको पूछे कि टिक्स डिजॉर्डर को डायग्नोस करने के लिए, टिक्स डिजॉर्डर को डायग्नोस करने के लिए उसका एज, जो एज कितना होती है, अगर हम उसको डायग्नोस करना चाहेंगे, डायग्नोस के लिए एज कितना है, आप 4 to 6 ईयर में डायग्नोस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 4 to 6 ईयर एज में डायग्नोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूछे कि व्हाट इज टोरेटी सिंड्रोम, आपको अगर नेक्स्ट अगर आपको पूछे व्हाट इज टोरेटी सिंड्रोम, ये टोरेटी सिंड्रोम क्या होती है, ये टोरेटी सिंड्रोम क्या होती है, देखो ये जो टिक्स डिजॉर्डर है, ये जो टिक्स डिजॉर्डर है, अगर ये टिक्स डिजॉर्डर, ठीक है, कंटिन्यूस लाइक आपका टिक्स डिजॉर्डर क्या होगा, मल्टीपल होगा,
मल्टीपल मतलब सिर्फ एक टिक्स नहीं दिखाई देगा, 3-4 प्रकार का। जैसे मैंने बोला आई ब्लिंकिंग, लिप्स स्मैकिंग एंड शोल्डर ग्रीडिंग। जो आपका मल्टीपल टिक्स है, मल्टीपल टिक्स से अगर मोर देन 1 ईयर दिखाई दे रहा है तो आपका ये होगी टोरेटी सिंड्रोम। इसको क्या बोलेंगे? टोरेटी सिंड्रोम। ठीक है। डायग्नोस करने के लिए एज कितना है? 4 to 6 ईयर। अगर आपको पूछे कि टिक्स डिसऑर्डर में कौन सी साइकोथेरेपी यूज करेंगे, देखिए साइकाट्रिक में साइकोथेरेपी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। साइकोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो आप क्या साइकोथेरेपी यूज करोगे या ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करोगे? ठीक है। आप क्या करोगे? हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। ठीक है। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग मतलब सपोज मान लीजिए जब आप लिप्स मेकिंग कर रहे हैं, या तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं करना है। ठीक है। नहीं करना है, अगर आप ये नहीं करोगे मैं कुछ, ये तो रिवार्ड तो नहीं बोलूंगा, अगर आप नहीं करोगे मैं आपको कुछ रिवार्ड दूंगा, बट ऐसे टाइप का करके आप उसको कंट्रोल करोगे। नॉर्मली सबका होती है, बट ये कंटिन्यूसली अगर होती है जिसको बोलते हैं टिक्स डिसऑर्डर। ठीक है। तो साइकोथेरेपी क्या यूज करते हैं? हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। ठीक है। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग जो है वो एक टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी होती है। ये टाइप ऑफ एक बिहेवियरल थेरेपी होती है। अगर आपको पूछे मेडिकेशन क्या दोगे, अगर आपको पूछे मेडिकेशन क्या दोगे तो आप एंटी साइकोटिक दोगे। मेडिकेशन क्या यूज होती है टिक्स डिसऑर्डर में? एंटी साइकोटिक। ड्रग ऑफ चॉइस आपको क्या रहेगा? हालोपेरिडल। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? हालोपेरिडल। अगर आपको पूछे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टिक्स डिसऑर्डर और टोरेटी सिंड्रोम तो आपका हालोपेरिडल रहेगा। एज कितना पे डायग्नोस्ट होगा? 4 to 6 ईयर्स एज में। साइकोथेरेपी क्या रहेगा? हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग रहेगा। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। साइकोथेरेपी है, बट साइकोथेरेपी में दो टाइप की होती है, एक होती है बिहेवियरल थेरेपी, एक है कॉग्निटिव थेरेपी। देखिए जो मेंटल लिटरेशन में हम बात किए वो है कॉग्निटिव, लाइक कंटिजेंसी थेरेपी से कॉग्निटिव थेरेपी। बट ये जो हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग होती है वो एक बिहेवियरल थेरेपी होती है। ठीक है। होप आपको कुछ डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो मैंने यहाँ पे साइकोथेरेपी का बात कर लिया। आपको पता है कि हम क्या देंगे? हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। हम क्या देंगे? हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि साइकोथेरेपी यूज फॉर टिक्स डिसऑर्डर। एज क्राइटेरिया कितना है डायग्नोस के लिए? कितना बोला? 4 to 6 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक थोड़ा सा आपका थ्योरी बेस्ड आपका रहने वाला है, जो आपका ऑटिज्म। क्या रहने वाला है आपका? ऑटिज्म। तो आप सबको पता है ऑटिज्म का मतलब, ऑटिज्म का दूसरा नाम क्या है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑटिज्म का दूसरा नाम क्या है तो केनर सिंड्रोम। ऑटिज्म का दूसरा नाम क्या है? केनर सिंड्रोम। क्यों दिया है? तो अगर आपको पूछे क्यों, क्योंकि ऑटिज्म को लियो केनर साहब ने डिस्क्राइब किया था। लियो केनर साहब ने डिस्क्राइब किए थे, तो इसको बोलते हैं केनर सिंड्रोम। और लियो, अगर आपको पूछे ऑटिज्म कौन दिए थे तो लियो केनर दिए थे। ठीक है। लियो केनर। तो देखिए यहाँ से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको अरेंज करके रखा हुआ है कि ऑटिज्म का मोस्ट कॉमन हेरिटेबल डिजीज क्या है? ऑटिज्म का नहीं, मोस्ट कॉमन, अगर हेरिटेबल मतलब ये मोस्ट कॉमनली दिखाई देती है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली दिखाई देती है। उसका टाइप्स भी होती है। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑटिज्म। मोस्ट कॉमन साइकाट्रिक डिसऑर्डर का बात करें तो एंजाइटी। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट कॉमन हेरिटेबल डिजीज, मैंने वहां पर क्या बोला था, बट अगर वहां पर मेंटल रिटार्डेशन में क्या बोला था कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन हेरिटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, आपको क्या बोला था? डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर पूछ रहे साइकाट्रिक में मोस्ट कॉमन हेरिटेबल डिजीज कौन है? ऑटिज्म। मोस्ट कॉमन साइकाट्रिक डिसऑर्डर क्या होती है? एंजाइटी। मोस्ट कॉमन साइकाट्रिक डिजीज इन चिल्ड्रन एडीएचडी, आप सबको पता है। अगर आपको मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन, आप साइकाट्रिक पेशेंट में साइकाट्रिक का कौन सा डिजीज है जो मैक्सिमम पेशेंट जो होती है, क्लाइंट जो होते हैं वो मैक्सिमम हॉस्पिटलाइज होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट मैक्सिमम हॉस्पिटलाइज होते हैं साइकाट्रिक केस में।
मैं होल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली साइकेट्रिक का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पूछे कि डेली हमारा डेली लाइफ में अफेक्टेड, आपको पता है हमने जो है हमारा सर से जो क्लास लिए थे, ठीक है, जो कम्युनिटी में जो डेली होती है, डेली एक्टिविटीज ऑफ जो लिविंग ईयर में आपका कौन सा ऐसा डिजीज है जो पहले अफेक्ट होती है, जो आपका हार्ट डिजीज होती है। पहले तो हार्ट डिजीज आपको डेली डेली में कौन सा फास्ट अफेक्टेड होती है, हार्ट डिजीज, उसके बाद डिप्रेशन। फर्स्ट वन इज हार्ट डिजीज, सेकंड में आपका डिप्रेशन अफेक्टेड। देखिए डेली एक्टिविटीज में मतलब डेली लाइफ में आपका हर एक पर्सन पहले तो हार्ट डिजीज में इफेक्ट होती है, उसके बाद डिप्रेशन में जाती है। हर फर्स्ट पर्सन हार्ट डिजीज में, एवरी सेकंड पर्सन आपका डिप्रेशन में जाती है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ऑटिज्म कॉइन्ड बाय किसके द्वारा, लियो कैनर। क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। जो हमने बोला था लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड कहाँ पर होती है, मैनिया का स्टेज में जो पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था, लाइक एक्टेसी मतलब फीलिंग ऑफ ब्लिस, जो लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड एक्टेसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो लास्ट में लाइक स्टूपर दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, स्टूपर, मैनिया के स्टेज में हम बात किए थे, आप देख लीजिए। अगर उसको डायग्नोस्ट करने के लिए एज कितना क्राइटेरिया है, 3 इयर्स की। कोमोर्बिडिटीज क्या होती है, मतलब अगर आपको ऑटिज्म है तो आपका उसके रिस्क ऑफ कोमोर्बिडिटीज, तो मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देती है, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या दिखाई देगा, इसमें से आपका क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटिज्म में लो आईक्यू, ऐसा कौन सा डायग्नोसिस में, देखिए मेंटल रिटार्डेशन छोड़ के, अगर आपको पूछे मेंटल रिटार्डेशन छोड़ के आपका लो आईक्यू, ऐसा कौन सा डायग्नोसिस या कौन सा डिजीज में आपको लो आईक्यू दिखाई देगा, मतलब आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपको पूछेगा कि कौन सी प्रॉब्लम के वजह से आप बोलोगे, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम फाइंडिंग्स या डायग्नोस्ट करने के बाद आप बोलोगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। देखो सोशल प्रॉब्लम दिखाई देगा, स्टेरियोटाइप और रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। स्टेरियोटाइप और रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर मतलब हम समझाएंगे आगे, देखिए लैंग्वेज एंड लर्निंग प्रॉब्लम, लैंग्वेज एंड लर्निंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होगा, प्लस लो आईक्यू, प्लस लो आईक्यू। ऑटिज्म जो है मैनेजमेंट इज अनक्योरेबल। अगर आपको पूछे कि ऑटिज्म का मैनेजमेंट क्या है, तो फर्स्ट चॉइस, मैं यहाँ पे हर टाइम चॉइस लेके आता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर हर टाइम चॉइस लेके आते हैं, तो फर्स्ट जो चॉइस रहेगा आपका अनक्योरेबल, सेकंड चॉइस रहेगा एंटी साइकोटिक। तो आपका एंटी साइकोटिक में क्या जाएगा, ठीक है, एंटी साइकोटिक के बारे में बात करेंगे, बहुत सारा है, ठीक है। आप हालोपेरिडल दोगे कि दूसरा कुछ दोगे, फ्लूफेनाजिन दोगे कि क्या दोगे, क्लोजापाइन दोगे, ये सब के बारे में बात करेंगे। बस्ट कॉमनली हालोपेरिडल होप, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑटिज्म, मैंने बोला कि ऑटिज्म में क्या होती है, सोशल प्रॉब्लम, स्टेरियोटाइप बिहेवियर, लैंग्वेज, लो आईक्यू। होप आपको इसके किसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा, आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम लिखना काम किए हैं, बट क्योंकि लिखना काम किए हैं, आपका भी टाइम बचेगा, आपको विजिबल होगा, प्लस आपको पढ़ने में और थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो आपका कमेंट आप जरूर बताइए कि ये आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पर बोला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यहाँ पर क्या बात करेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर क्या बात करेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम डेनोट करते हैं क्या नाम पे, ASD। आपको ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट इंक्लूड इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या क्या आपका इंक्लूड है, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड है। देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला, देखो ऑटिज्म में आपका सोशियली प्रॉब्लम होगा, स्टेरियोटाइपिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम, प्लस लो आईक्यू दिखाई देगा। ये रहा ऑटिज्म में, ये रहा आपका ऑटिज्म में। व्हाट इज एस्पर्गर सिंड्रोम, ये बैकग्राउंड इमेज को आप ध्यान मत दीजिएगा, ये एक नोट्स के लिए एक बनाया गया था, बट वो मतलब एक डिजाइन के लिए बनाया गया था, बट ऐसा नहीं है कि ये अफेक्टेड है, बट एक बैकग्राउंड के होने से आपको एटलीस्ट थोड़ा सा क्या आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
मैं बोलना क्या चाहता हूँ उसके ऊपर फोकस बेसिस किया गया है, ठीक है। तो एस्पर्गर सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए ये चारों डिजीज को मिला के, ये जो मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला, ये चारों को मिला के हम बोलेंगे कि ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। या तो इसको बोलेंगे परवासिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, क्या बोलेंगे, परवासिव डेवलपमेंटल, परवासिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसका चार कंपोनेंट होती है, फोर कंपोनेंट होती है। क्या क्या होती है, अगर आपको ये भी पूछे कि PDD, परवासिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या कंपोनेंट होती है, ऑटिज्म होती है, एस्पर्गर सिंड्रोम होती है, रैप सिंड्रोम, इसका कुछ फुल फॉर्म नहीं है, बस ऐसे ही है, रैप सिंड्रोम, REPF, रैप सिंड्रोम एंड हेलर सिंड्रोम, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ऑटिज्म का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता दिया। आपको सोशियली प्रॉब्लम होगा, प्लस स्टेरियोटाइप बिहेवियर, स्टेरियोटाइप बिहेवियर इन द सेंस आप कुछ ऑड बिहेवियर करोगे, आप क्या करोगे, ऑड बिहेवियर करोगे, प्लस आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, लाइक आपको झिझक होगा। सपोज मान लीजिए आप एक 20 साल के बच्चे हो, मतलब ये तो डायग्नोस तो 3 साल के, मतलब आप अगर उसको देखोगे आपको लगेगा कि नहीं मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आप अगर सोशियली हम लोग छोड़ देंगे, आप सोशियली किसी के साथ इंटरेक्ट, आप अगर मैं सोशियली आपको छोड़ देंगे, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, आप क्या बात करोगे, आपका लैंग्वेज क्या रहने वाला है, आपको ये पता नहीं चलेगा। ये होती है ऑटिज्म का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आस्पर्जर सिंड्रोम में क्या होगा, देखियो मैं यहाँ पे अच्छे से मतलब नोट किया हूँ, सेम एज ऑटिज्म बट आपका लैंग्वेज तो नॉर्मल रहेगा। आपको ये भी पूछा जाएगा कि परवसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर में ऐसा कौन सा कंपोनेंट में आपको लैंग्वेज जो है वो आपको नॉर्मल दिखाई देगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका सोशली प्रॉब्लम होगा, स्टेरियोटाइपिकली प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, लो IQ होगा। बट एस्पर्गर सिंड्रोम में आपका लैंग्वेज नॉर्मल रहेगा, मतलब स्कूलास्टिक स्किल, आपका स्किल तो रहेगा, मतलब लाइक स्कूल बेसिस का स्किल रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर जैसा स्किल रहेगा, ठीक है। रैप सिंड्रोम में क्या होगा, रैप जो सिंड्रोम है, रैप सिंड्रोम मतलब है कि अगर पर्सन नॉर्मल नॉर्मल वो डेवलप 5 मंथ्स तक, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जन्म के बाद ही आप उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, वो 5 मंथ्स तक उसका नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इफेक्ट आएगा आफ्टर 5 मंथ्स। आफ्टर 5 मंथ्स क्या होगा, लाइक उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन में रिग्रेशन आएगा, मतलब डिक्रीज आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि मान लीजिए माइक्रोसेफाली दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसेफाली दिखाई देगा। आपको पता है माइक्रोसेफाली लाइक लार्ज हेड साइज, माइक्रोसेफाली स्मॉल हेड साइज, तो ऐसे मान के चलो माइक्रोसेफाली मतलब स्मॉल हेड साइज दिखाई देगा, मान के चलो नहीं आपको माइक्रोसेफाली दिखाई देगा। मतलब रैप सिंड्रोम में अगर आपको ये पूछे कि रैप सिंड्रोम में आपका नॉर्मल डेवलपमेंट कितना ईयर्स तक या कितना मंथ्स तक होगा, नॉर्मल जो डेवलपमेंट है वो आपका 5 मंथ्स तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन होना स्टार्ट होगा एंड माइक्रोसेफाली दिखाई देगा। अगर आपको पूछे कि हेलर सिंड्रोम, हेलर सिंड्रोम में सेम आपका जो डेवलपमेंट होगा वो आपका नॉर्मल 2 इयर्स तक रहने वाला है, उसके बाद रिग्रेशन डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो नॉर्मल दिखाई देगा, क्योंकि एज आपका वहाँ पर ऑटिज्म लाइक ये एक मान लीजिए ब्रेन लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपको यहाँ पे जो हेलर सिंड्रोम में आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि हेलर सिंड्रोम में हेड सर्कमफ्रेंस कितना रहेगा, लाइक माइक्रो रहेगा, मैक्रो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। रैप सिंड्रोम में आपको माइक्रोसेफली दिखाई देगा, नॉर्मल डेवलपमेंट 5 मंथ्स तक रहेगा, बट हेलर सिंड्रोम में 2 इयर्स तक रहेगा। आस्पर्जर सिंड्रोम में लैंग्वेज सेम एज ऑटिज्म, लाइक आपका सोशल प्रॉब्लम रहेगा, स्टीरियोटाइप बिहेवियर रहेगा, लो IQ रहेगा, बट लैंग्वेज जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ पूछो, या तो आप उसको क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप नोट ले लो, बेटर होगा आप स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करने के लिए जाते ही आपको बहुत ही टाइम लगेगा, बट बेटर ये भी होगा अगर आप नोट इसलिए करोगे, नोट करने से क्या होगा, आपको और भी अच्छे से याद रहेगा, आपको क्या होगा और भी अच्छे से आपको याद रहेगा। तो ये आप नोट ले लो या तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और परवसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसका 4 कंपोनेंट होती है। क्या होती है, 4 कंपोनेंट होती है, ठीक है। होप
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जितना भी बात किए, ठीक है, वो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मानता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट क्लास है आपके लिए, बट क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने मतलब लाइक मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। और फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, हाँ। हम नेक्स्ट क्लास ले लेंगे। थैंक यू।